नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JTS GS वर्ल्ड में। आज की क्लास में मैं एक करंट का एक टॉपिक लेकर आया हूं। हमारे देश को नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं, जैसा कि आपने न्यूज़ में देख लिया होगा। मेन मुद्दा यह है कि परीक्षक इस संबंध में कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, उस संबंध में मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। परीक्षक की अप्रोच क्या होती है, यदि कोई मुद्दा करंट में चल रहा होता है, उस मुद्दे से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपराष्ट्रपति की जानकारी संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस प्रकार से उसका चुनाव होता है, किन अनुच्छेदों में उनकी योग्यता एवं चुनाव का वर्णन है। यह सारी बातें और हमारे जो नए राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं वह किस क्रम के हमारे राष्ट्रपति हैं। आइए आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि सीपी राधाकृष्णन हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। क्रम की बात करूंगा, 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इनके बारे में पूछा जा सकता है तो हम बताएंगे तमिलनाडु के तिरुपुर से आते हैं। भाजपा का नेतृत्व करने वाले एनडीए सरकार की तरफ से इन्होंने आपका उम्मीदवारी दिखाई थी, चुनाव लड़ा। साथ ही साथ इनको 452 वोट, ये भी पूछा जा सकता है, 452 वोट से ये विजय हुए हैं, इनको प्राप्त हुए। और विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी, इनको 300 मत प्राप्त हुए और यह इस चुनाव में दूसरे नंबर पर आए हैं। तो यहाँ पर इनका जन्म की बात कर लूँ, सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 में तिरुपुर तमिलनाडु में होता है। कहीं ना कहीं सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम की बात करूं तो चंद्रपुरम पेन्नुस्वामी राधाकृष्णन का पूरा नाम होगा। तमिलनाडु के थुथुकोडी जिले में अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। चिदम्बरम कॉलेज से बीबीए की डिग्री प्राप्त करते हैं। राजनीतिक सफर की बात करूं तो 1974 के समय में बीजेपी नहीं हुआ करती थी, जनसंघ हुआ करती थी। जनसंघ से इन्होंने अपना जो है राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आगे चल के बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा के 2 बार कोयम्बटूर से सांसद बनते हैं, 1998 1999 के तहत। फिर इसके साथ साथ वह पार्टी अध्यक्ष भी बनते हैं, भाजपा अध्यक्ष 2003 से आपके 2006 तक यह भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। साथ ही साथ यह गवर्नर भी रहे हैं झारखंड में, तेलंगाना में, और यहाँ पर तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। और अभी यह जब ये चुनाव लड़ रहे थे उस समय तक यह महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तो आपके 2024 से 24वें महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। यह बात हमें याद रखनी होगी कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व यह कहाँ के राज्यपाल हैं, तो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व यह महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। फिर इसी के साथ कुछ भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ उपबंध होते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि करंट से संबंधित जब कोई मुद्दा होता है वहां से आपके प्रश्न परीक्षक बनाता है। इस हिसाब से मैं आपको इस क्लास में बताना चाह रहा हूं। भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दूसरा, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है। तो पहला पद राष्ट्रपति का, दूसरा पद उपराष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद, उससे संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो यह हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 63 से लेके 69 तक, 63 से लेके 69 तक जो उपबंध हैं, अनुच्छेद हैं, वह उपराष्ट्रपति से ही संबंधित हैं। तो उनका प्रावधान है। यहाँ हम आगे आएंगे तो कुछ महत्वपूर्ण आपके जो उपबंध हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला उपबंध 63 आर्टिकल यह कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है,
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, लेकिन आर्टिकल 64 में यह बताया गया है कि वह राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति, अर्थात वह 2 पदों को एक साथ धारण करता है। और यह भी बता दूं कि उसको जो सैलरी मिलती है, उसको जो वेतन आदि मिलती है, वो राज्यसभा के सभापति होने की मिलती है। उपराष्ट्रपति के कोई वेतन भत्ते संविधान में नहीं बताए गए हैं। यदि आर्टिकल 65 यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, किसी कारण वह बाहर गया है या राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो उस पद का निर्वहन करने के लिए उपराष्ट्रपति अपनी भूमिका निभाता है। तो राष्ट्रपति का पद यदि खाली होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के नाम से कार्य करेगा। इसके बाद अनुच्छेद आपका 66 में उपराष्ट्रपति के जो पद है उसकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं, उसके क्या क्या आपके निर्वाचन के बारे में बात होगी, क्या नियम है निर्वाचन चुनाव लड़ने के, ये सारी बातें हैं और उनके बारे में मैं बताऊंगा। कि जैसे कि निर्वाचन का एक महत्वपूर्ण नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कौन सी पद्धति? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, अर्थात आपका अप्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव होता है, तो इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत। सभी सदस्य का मतलब यह है कि जो निर्वाचित भी हैं और जो मनोनीत भी हैं, उन सभी के द्वारा जो है इनका निर्वाचन किया जाता है, तो पूरा निर्वाचक मंडल बनता है, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसके साथ साथ एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो योग्यताओं की मैं बात करूं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो। आपको भारतीय संविधान जब आप पढ़ेंगे वहां देखेंगे भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान है। तो नागरिकता से मतलब यह होगा कि वही व्यक्ति जो भारत की नागरिकता रखता हो, वह भारत का नागरिक हो, वही उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होता है। इसके साथ साथ उसकी आयु का भी यहाँ पर दिया है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो, राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जो राज्यसभा में निर्वाचन होने की, सदस्य बनने की योग्यताएं होती हैं, वह योग्यताएं आपके उपराष्ट्रपति के पास होना चाहिए। निर्वाचन के समय वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे कि सरकारी नौकरी है, कोई कंपनी है, उसमें वह शेयर होल्डर है, यह सारी चीज़ें उसको छोड़ना होंगी, तब कहीं जाकर वह निर्वाचन में जा पाएगा। साथ ही साथ 15,000 रुपए की जमानत राशि आपको पेड करना होती है। 15,000 जमानत राशि देते हैं, तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि हम चुनाव लड़ेंगे, जमानत राशि देंगे, यदि हमारे वोट कम आते हैं, 1% होता है, तो वह राशि जमानत जब्त हो जाती है। फिर ये आपका आर्टिकल 66 में सारी बातें हो गई। 67 में आएगी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उसको पद से हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जो पूर्व राष्ट्रपति थे 14वें नंबर के हमारे जगदीप धनखड़, उन्होंने आर्टिकल 67A के तहत ही अपने पद से इस्तीफा डायरेक्ट राष्ट्रपति को दिया था। तो ये आपको याद रखना है 67A के तहत, तो इसी का सब आर्टिकल है 67A, उसके तहत उसने जो है स्वयं अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया है। कार्यकाल अवधि की बात करूं तो ये आपको पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति जब पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से 5 वर्ष तक वह उस पद का धारण करते हैं, उस पद को धारण करते हैं। इसी के साथ आर्टिकल 68 क्या कहेगा कि उपराष्ट्रपति पद यदि रिक्त होता है तो कैसे उसका निर्वाचन होना चाहिए, 6 माह के भीतर ही निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया तो तत्काल आपका चुनाव हुआ, उसके बाद आपके नए उपराष्ट्रपति आ गए। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति पद की शपथ की इसमें बात की गई है। तो ये मैंने कुछ अनुच्छेद बताए हैं। अनुच्छेद इसलिए बताना अनिवार्य है क्योंकि परीक्षक यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा आपका इस्तीफा दिया गया, तो हमें याद होना चाहिए 67A। फिर इसके बाद वह त्यागपत्र कैसे क्या देते हैं,
तो ये मैं बता दिया हूं कि उपराष्ट्रपति को अपना जो है कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी पद से त्याग पत्र दे सकते हैं और यह एक संवैधानिक रूप में अनुमेय होगा। और आपका इस्तीफा जो आप दे रहे हैं त्याग पत्र, वह लिखित रूप में होना चाहिए। जिस दिन लिखित रूप में आपने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया है उसके हाथ में आया तो आपका इस्तीफा मंजूर माना जाएगा। त्याग पत्र हमेशा लिखित होना चाहिए। जैसे ही राष्ट्रपति त्याग पत्र प्राप्त होता है उपराष्ट्रपति का पद तुरंत खाली हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ उपराष्ट्रपतियों के बारे में बात होगी। क्रम आएगा, क्रम हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति रहे। मेन सबसे पहले रहेंगे, पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद दूसरे उपराष्ट्रपति बने हमारे जाकिर हुसैन। पूछा प्रश्न यह भी जाएगा पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति, यही पूछा जा सकता है पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जाकिर हुसैन। फिर तीसरे आपके बीबी गिरी हैं, गोपाल स्वरूप पाठक हैं, बीडी जट्टी हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला, यह हमारे मध्य प्रदेश के, पता होगा आपको, आपके हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, पहले जज मोहम्मद हिदायतुल्ला। फिर रामास्वामी वेंकटरमण, और यह हमारे एमपी से निवास करते थे, शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी। और यहाँ पर यहीं पर मैं बात बता दूं, सबसे लंबा कार्यकाल यदि रहा तो मोहम्मद हामिद अंसारी का रहा है, लंबा कार्यकाल। फिर हमारे एम वेंकैया नायडू, फिर जगदीप धनखड़, और अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए सीपी राधाकृष्णन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सारे फोटोज मैंने लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, इसी के साथ बीडी जट्टी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, रामास्वामी वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, उनका मैंने टाइम पीरियड भी लिख रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, ये देखिए आपको 10 साल का कार्यकाल है लगातार। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कार्यकाल यदि है तो हामिद अंसारी का है। फिर एम वेंकैया नायडू, और इन्होंने इस्तीफा दिया हमारे जगदीप धनखड़, और वर्तमान के हमारे उपराष्ट्रपति बनते हैं सीपी राधाकृष्णन। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूंगा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जगदीप धनखड़ अनुच्छेद 67A के तहत अपना इस्तीफा देते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और ऐसे अपने कार्यकाल में इस्तीफा देने वाले यह तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, अपने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। पहले थे बीबी गिरी, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस्तीफा दिया था, 2 जुलाई 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया। इसके बाद वे भारत के राष्ट्रपति भी बने। इसी के साथ साथ अगले भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने भी अपने कार्यकाल में रहते हुए ही 2007 में इस्तीफा दिया था। और तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह बताकर आपका 21 जुलाई, डेट याद रखी जाएगी, 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले ही बात कर चुका हूँ, हामिद अंसारी भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार आपके 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और इनका कार्यकाल 10 वर्षों तक रहा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सबसे लंबा कार्यकाल यदि किसी का है तो वो किसका है? हामिद अंसारी का है। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने आपको सारी चीजें कवर कराई। इसी के साथ हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे उपबंध भी देखे, संविधान में किन किन अनुच्छेदों में उनके बारे में बात की गई है वह भी देखा। तो मैं यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक बात कहूँगा कि बैठे बैठे जमी पर क्यों आसमान देखता है, बैठे बैठे जमी पर क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है।
इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। धन्यवाद।